तो चलो आगे देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि F1 जो होगा, F1 का वैल्यू आपने ये निकाल रखा है, F1 बराबर माइनस आर अपान एन माइनस वन, वो रिजल्ट आया। और F2 का वैल्यू निकाला गया है क्या, एन आर अपान एन माइनस वन। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो देखो आप, यहाँ वाला माइनस जो F1 का है उसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर F2 बराबर क्या आएगा, एन, और इतने का रिजल्ट आ जाएगा माइनस F1। इतने का रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसके साथ माइनस F1 लिख सकते हो, माइनस यहाँ लगा दिए तो ये आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर मिल गया F2 बराबर माइनस एन F1, ठीक ना, एन F1, ठीक। जहाँ एन क्या होगा, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक होगा। ये जो चीज आप देख रहे हो ये क्या होगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इसे आप बोलोगे रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। यही F1 और F2 के बीच का क्या है, रिलेशन है। दोनों फोकस दूरियां जो लेंसों की होती हैं, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, वो उनके मान एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, एक दूसरे से कम ज्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम को जा रही है, इस बात पर डिपेंड करता है। रिजल्ट यही बात शो कर रहा है कि F2 बराबर माइनस एन F1 आया है, जहाँ एन क्या है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो थोड़ा इस बात को हम और इलिब्रेट करते हैं, तभी और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, अब जो लेंस प्रयोग करोगे, जैसे यहाँ पर एक लेंस प्रयोग किया गया, इधर वाला माध्यम जिसका अपवर्तनांक N1, इसका माध्यम जिसका अपवर्तनांक N2। यहाँ पर आपको जो मैंने फार्मूला बताया था, तो एक बात ये भी बताया गया था कि इसमें जो n लिखा जाता है, n का मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिससे आप 1n2 बोले थे। n को ही क्या बोला गया था, 1n2 बोला गया था। इसी को अगर शार्ट आउट करें तो इसको आप N2/F1 भी लिखते हो। अब यही रिजल्ट अगर मैं यहाँ पुटअप करूँ तो हमें क्या मिलेगा, F2 इक्वल टू आएगा क्या, माइनस n का मतलब 1n2, मतलब कि N2/N1, यहाँ पर N1 हो जाएगा और यहाँ पर F1 आ जाएगा। तो ये चीज आप इधर कर लीजिए, इसको आप इधर कर लीजिए, इसको उधर आने दीजिए। तो यहाँ पर N1 F2 बराबर N2 F1। ये जो माइनस आ रहा है, माइनस इस बात का इंडिकेटर है कि चाहे आप इसमें देख लो या फिर इसमें देख लो, चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो, माइनस इस बात का इंडिकेटर है कि जो F1 और F2 दोनों लेंस की फोकस दूरियां हैं, जिसे हम क्रमशः प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, ये जो होते हैं लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसके दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। इसलिए यहाँ पर माइनस इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ प्रकाशिक केंद्र हुआ, अगर आप उत्तल की बात करते हो तो इसका प्रथम फोकस यहाँ पर होता है और द्वितीय फोकस यहाँ पर होता है। अगर अवतल की बात करते हो, अवतल में क्या बताया गया था, यहाँ पर प्रकाश की किरणें, इसका जो प्रथम फोकस होता है यहाँ पर होता है और द्वितीय फोकस इसका यहाँ पर होता है, ठीक ना। तो चाहे इसमें देख लो या फिर इसमें देख लो, दोनों के प्रकाशिक केंद्र के दो विपरीत दिशाओं में, एक दाएं है तो एक बाएं है, चाहे इसमें या फिर इसमें। तो प्रकाशिक केंद्र के दोनों दाएं बाएं होते हैं, और निगेटिव इसी बात को बताता है कि दोनों की दिशाएं दूसरे के विपरीत होती हैं, दोनों की पोजीशन प्रकाशिक केंद्र के अपोजिट होती है। ये बात का इंडिकेटर यहाँ पर निगेटिव है, ठीक ना। अब देखो, जब इतना आप इसमें समझ गए, अब थोड़ा इस बात को और आगे बढ़ाएं, और आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस चीज को, N1 F1 बराबर N2 F1, मतलब कि जो प्रथम माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक गुणे द्वितीय फोकस दूरी बराबर N2 इंटू प्रथम फोकस दूरी। ये तो बराबर होगा, दोनों के चिन्ह, मतलब अगर हम बात करें इसका N1 F2, इसका मैग्नीट्यूड बराबर किसके होगा, N2 F1। ये दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे, इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा। पर यह हमेशा के लिए सत्य नहीं, ये चीज हम और आपको दिखा दें, ये रिलेशन तो मिल गया, लेकिन ये भी तो होता है कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम को जा रहा। हो सकता है ये माध्यम विरल हो, N1 हमारा विरल हो, जहां पर प्रकाश किरणें जा रही हैं वो माध्यम कैसा हो, सघन हो, जिसका अपवर्तनांक N2 लिख दिया गया। अब आप थोड़ा समझिए इस बात को, मैं इसी को यहाँ पर बनाकर लिख रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना। इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, F1/F2 बराबर माइनस N1/F2, ठीक ना, माइनस N1/F2।
यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं लेना, बस मैंने आपको जो बताया वही है, प्रकाश की इनके दाएं बाएं पोजीशन होती है। अगर हम केवल मान को लेकर चलें, केवल मान लें, परिमाण यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, केवल अगर परिमाण देखा जाए, मैग्नीट्यूड देखा जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए, तब क्या होगा, माइनस का कोई मतलब नहीं होगा, उससे आप इग्नोर करिए। अब देखिए यहाँ पर f1/f2, देखो ये इसको मैंने यहाँ भेजा, यहाँ आएगा, तो f1/f2 बराबर n1/n2। एक बात समझिए, अगर प्रकाश किरण विरल से कहाँ जा रहा हो, सघन में जा रहा हो, अगर विरल से कहाँ जा रहा हो, सघन में, आराम से ध्यान से बात सुनिएगा, इस पर भी क्वेश्चन एक बना हुआ है, ठीक ना, कि दोनों फोकस, प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है, तो आप यही याद रख लेना, f2 बराबर -n(f1), ये रिलेशन याद रख लो, ठीक ना। और वहीं से एक चीज ये भी बना हुआ है, वही उसी का पार्ट ए भी निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में ये बन गया, f2 बराबर, ये याद रखिए, -n2/n1, और यहाँ पर f1, चाहे ये याद रखो या फिर ये याद रखना ज़्यादा उचित है, ज़्यादा छोटा भी है, तो बस। अब देखो, अगर विरल सघन में जाएगी तो आपको बताया गया विरल माध्यम का अपूर्णांक कम होता है और सघन माध्यम का अपूर्णांक ज्यादा होता है। क्यों विरल माध्यम कम होता है? क्योंकि अपूर्णांक चाल के व्युत्क्रमानुपाती चलता है, तो विरल माध्यम में चाल ज्यादा होगी तो अपूर्णांक कम आएगा। और सघन माध्यम का क्या होता है, सघन माध्यम में कण पास होते हैं, इसलिए चाल कम होगी तो अपूर्णांक ज्यादा होगा। तो अब आप ये समझिए, अगर ये विरल माध्यम हो, ये सघन हो, तो अपूर्णांक कम बटे ज्यादा, ऊपर का मान कम, नीचे का मान ज्यादा। मतलब अगर प्रकाश किरणें कहाँ जा रही हो, विरल से कहाँ जा रही हो, सघन माध्यम को जा रही हो, विरल से कहाँ जा रही हो, सघन माध्यम में जा रही हो, तब n1/n2 ये जो रिजल्ट आएगा ये लोअर देन 1 होगा, इसका मान 1 से छोटा होगा। और जब इसका मान 1 से छोटा होगा तो यही तो f1/f2 बराबर, तो f1/f2 लोअर देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये चीज इतना हो जाएगा। और जब इस पार्ट को आप यहाँ भेजोगे तो f1 लोअर देन क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। हाँ, तब ये कंडीशन बनेगी, f1 लोअर देन क्या आ जाएगा, f2 आ जाएगा। मतलब कि प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी से कम मिल जाएगी। किस केस में? जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से कहाँ जा रही होंगी, सघन माध्यम में जा रही होंगी। इस बात को आपको नोट करना, बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश विरल सघन में जा रही होती है तो कौन फोकस दूरी ज्यादा होती है, प्रथम फोकस दूरी या द्वितीय फोकस दूरी? बताओ, द्वितीय फोकस दूरी बड़ी होगी और प्रथम फोकस दूरी छोटी, प्रथम फोकस दूरी छोटी होगी। ऐसा भी आप ऐसा बोल सकते हो, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, f2 ग्रेटर देन f1, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखिए, इसी का उल्टा अगर लिखा जाए, इसी पार्ट को अगर ऐसा समझ लिया जाए कि प्रकाश किरणें अब की बार जो है सघन से कहाँ जा रही हैं, विरल में जा रही हैं। सघन से कहाँ जा रही हैं, विरल में। अगर प्रकाश किरणें सघन से विरल में जा रही होंगी तो क्या होगा, सघन माध्यम का अपूर्णांक ज्यादा, क्योंकि जहां से जा रही होती है उसका अपूर्णांक n1, जहां को जा रही होती है उसका अपूर्णांक n2, यही तो बताया गया आपको, ठीक ना। तो यह सघन से जा रहे तो सघन का अपूर्णांक ज्यादा होगा, विरल का कम होगा। तो अब की बार n1/n2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इसका मान 1 से बड़ा, क्योंकि ये सघन का अपूर्णांक है, विरल का अपूर्णांक, ठीक है ना। जहां से जा रही है उसका अपूर्णांक n1 माने, जहां को जा रही है n2, तो सघन से जा रहे थे, इसका मतलब सघन का n1 और विरल क्या हो गया, n2 हो गया। जब इसे आप सॉल्व करोगे f1/f2 यही तो इसके बराबर रख दिया गया, इसका मतलब ये भी 1 से बड़ा होगा। तो f1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, f2। इस केस में अगर प्रकाश किरणें सघन से कहाँ जा रही होंगी, विरल में जा रही होंगी, उस केस में प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों, इसका f1 का बड़ा हो जाएगा, f2 का छोटा हो जाएगा, ठीक ना। चिन्ह परिपाटी विपरीत चलती है, चिन्ह परिपाटी लेकर नहीं चला गया, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही, परिमाण की बात की जा रही थी। f1 ग्रेटर देन f2 हो जाएगा, तब आपको ये केस मिलेगा। पहला केस है विरल सघन जाने पर ये केस, और सघन से विरल में जाने पर ये केस हुआ, 2 केस हो गए। एक केस और इसमें चलता है, वो केस ये है कि अगर दोनों तरफ के माध्यम एक समान हो, दोनों तरफ के माध्यम क्या हो, एक समान हो। मतलब जैसा माध्यम इधर है, लेंस जैसे है, इधर का भी माध्यम, इधर का माध्यम, दोनों तरफ के माध्यम बराबर। मान लीजिए इधर है तो इसका अपूर्णांक 1, इधर भी है इसका अपूर्णांक 1, तो 1/1 बराबर हो जाएगा। जब 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस केस में f1/f2 भी 1 के बराबर हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो f1 बराबर क्या मिल जाएगा, f2 मिल जाना है। मतलब कि हम तब बोलेंगे अगर लेंस के दोनों साइड में, जो भी लेंस हमारा होगा उसके अगर दोनों साइड में
एक ही प्रकार का माध्यम, ऐसा नहीं कि एयर ही हो, जो भी हो सेम हो, बस कंडीशन यही तरह है, जो भी माध्यम हो वो सेम हो, तब उस केस में प्रथम फोकस दूरी का संख्या आंकिक मान और द्वितीय फोकस दूरी का आंकिक मान दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगर दोनों साइड एक ही प्रकार के माध्यम होंगे तो प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ये रिलेशन याद रखकर चलना होगा, F1/F2 बराबर N1/N2, या फिर इस बात को ऐसा याद रखना होगा F2 बराबर माइनस NF1, ठीक ना। ये यहाँ पर चिन्ह के साथ दर्शाया गया है, ये विदाउट साइन दर्शाया गया है। यहाँ पर केवल हम परिमाण को दर्शा दिए, ठीक ना। एक रिलेशन आप ये याद रखिए, ठीक, और उसी के बिहेव पर इस पार्ट को याद रख लो, इस पार्ट को याद रख लो, इस पॉइंट को याद रख लो। इतना चीज आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से संबंधित जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक ना। अभी आप केवल लेंस की फोकस पढ़ रहे हो, ठीक ना। लेंस के प्रथम फोकस द्वितीय फोकस पर चर्चा हो रही है। अब इसी के बाद चलो देख लेते हैं एक हेडिंग और, इसी में लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बस अच्छी तरह से आप इसको पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए उसको, ठीक ना। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा। आप केवल वीडियो अच्छी तरह से एक बार, दो बार, एक नहीं दो बार आप वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, ठीक ना। उससे ज़्यादा मत देखिए, 1 2 3 बार ही देखिए। उसके बाद आप नोट्स बनाते रहिए इसका, ठीक ना। पहली बार तो आप वैसे देख लीजिए, दूसरी बार आप कॉपी कलम लेकर बैठो और उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक ना। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए पुश करते हुए, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ उस चीज़ को, जो आप लोग नोट्स लिख भी रहे हो, ठीक ना। तो वही सब चीज़ मैं यहाँ पर एलिब्रेट कर रहा हूँ, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये नोट्स में पॉइंट नहीं बताया गया, यहाँ बताया जा रहा है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना। आप इस वीडियो को खुद भी देखिए, जो और भी क्लास 12 से आपसे संबंधित हैं, चाहे आपके रिलेशन में हो चाहे जो भी हो, ठीक, आप उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। देखते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र, इसे आप नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक ना। ऑप्टिकल सेंटर इसे बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। थोड़ा देख लेते हैं प्रकाशिक केंद्र को, समझते हैं क्या होगा। आप बताओगे प्रकाशिक केंद्र जो होता है यह मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होगा जहां से प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो बिना डिविएट हुए सीधे निकल जाएंगे, मतलब लेंस से ही गुजरेंगी, ठीक ना। जैसे मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष दिखाए गए हैं, तो जो प्रकाशिक केंद्र होगा यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, कहीं पर होगा जहां से प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो बिना डिविएट हुए, बिना मुड़े वो सीधे निकल जाएंगे। उसी बिंदु का नाम क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। जो ये परिभाषा बताई जा रही है ये वास्तव में पतले लेंस के लिए बताई जा रही है। ये आपको बताया जा रहा है किसके लिए, पतले लेंस के लिए बात की जा रही है। और आपके सिलेबस में जो चीज मेंशन है वो पतला लेंस ही मेंशन है। आपको जो पढ़ना है वो पतला लेंस ही पढ़ना है, ठीक ना। और ये परिभाषा उसी के बिहेव पर बताई जा रही है कि वह बिंदु होगा, ठीक ना, जहां से प्रकाश किरणें गुजरेंगी, उनका अपवर्तन होगा, फिर भी वो सीधे निकल जाएंगी। उसी बिंदु को हम क्या नाम देंगे, प्रकाश। उसी बिंदु का नाम होगा प्रकाशिक बिंदु, चाहे वो उत्तल में हो या फिर अवतल में। अभी इसका और हम क्लियर करते हैं ये वाला पार्ट। ये पॉइंट हो गया, यहाँ से प्रकाश किरणें गुजर, यहाँ से आ रही तब भी सीधे चली जा रही, कहीं से भी प्रकाश किरणें आएंगी वो सीधे निकल जाएंगे, ठीक ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ऐसे इसमें भी दिखा सकते, ठीक ना। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु होगा जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अब मतलब अपवर्तन के पश्चात भी सीधे निकल जाते हैं। उनका अपवर्तन होता है पर वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, ठीक ना। परंतु ये परिभाषा जो होगा केवल पतले लेंस के लिए लागू किया जाएगा। ऐसा वास्तव में होता नहीं है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर मुड़ती है, प्रकाश की किरणें यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ मुड़ती हैं। ये मैं पतले लेंस के लिए क्यों बता रहा हूँ, अब उस बात को भी थोड़ा क्लियर समझ लीजिए कैसे इसमें कंडीशंस बनते हैं, क्यों इसको कहा गया पतले लेंस के लिए लागू होगा।
थोड़ा समझिए आप। अगर ये लेंस बनाए हैं, ये लेंस है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र अगर हम यहाँ मान कर चलें तो देखो, अगर आप मानते हो ये माध्यम विरल है जहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं, और लेंस एक पदार्थ, एक कांच का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक कुछ होगा, मतलब ये सघन माध्यम हुआ। ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, जब ऐसे प्रकाश किरणें आ रही थी इस पृष्ठ पर पड़ी, तो यहाँ पर जो पृष्ठ पर पड़ी हैं तो यहीं पर आप एक अभिलंब खींचोगे, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक ना। यहाँ से आप सतह पर ऐसे ही मिला दीजिए, इसी प्रकार से ऐसे आ रही थी, इस प्रकार से आपने यहाँ पर मिला दिया, ठीक। या इसका ये टुकड़ा समझो, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे लेंस है, इसका मैंने एक टुकड़ा यहाँ बीच से एक स्लैब, इसका एक पार्ट काट करके निकाल लिया, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा मैंने इसका काट कर निकाला। समझाने के लिए केवल लॉजिक दे रहा हूँ आपको, ये पार्ट जो दिया जा रहा है एक लॉजिक है केवल। तो यहाँ पर देखिए ऐसे पार्ट, ऐसे टुकड़ा वहाँ से काट करके निकाला गया, इस प्रकार से टुकड़ा निकाला गया, और इस टुकड़े पर ऐसे लाइट आ रही है, तो यहाँ पर ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे यहाँ पर लाइट आ रही है। जब यहाँ पर लाइट आएगी तो ये वाला सरफेस हुआ, अपवर्तक पृष्ठ हुआ। यहाँ पर मैंने एक खींच दिया क्या, सतह के लंबवत रेखा, जिसे नाम दोगे क्या, अभिलंब नाम दोगे। जब अभिलंब नाम दोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, विरल से कहाँ जा रहा, सघन में। तो विरल सघन में आने पर अभिलंब तरफ थोड़ा झुकेगा, सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा अभिलंब तरफ और झुकेगा, ऐसे आएगा, और ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुँचा। जब ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर आपने एक अभिलंब खींच दिया। ये जब यहाँ अभिलंब खींचोगे तो यहाँ अभिलंब खींचने से फिर क्या होगा, आप प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, सघन से अब कहाँ जाएगी, विरल में। तो अभिलंब से अब की बार दूर हटेगी और ऐसे निकलेगी, और अब की बार इस प्रकार से निकल जाएगी। तो देख रहे हो, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं, डॉटेड लाइन से अगर हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देख रहे होंगे आप, इस प्रकार से इसमें कुछ कंडीशंस बन रहे हैं, ठीक ना। ये कंडीशन जो थोड़ा बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ऐसे है, थोड़ा इस प्रकार से ये आएगी, और इस प्रकार से जो किरणें हैं ये ऐसे निकल जाएंगी, ये ऐसे निकल जाएंगी। मतलब इनके बीच ये इतना गैप आ गया, ये इतना इनके बीच में डिस्टेंस बन गया, क्रिएट हो गया। मतलब वो सीधे नहीं जा पाया, इनके बीच इतना यहाँ पर क्या आ गया, गैपिंग आ गया, जिससे आप बोलते हो जो इनके बीच अंतराल है यार, अपवर्तन के बाद किरणें सीधे जा नहीं रही हैं, कुछ डिविएट हो जा रही हैं, कुछ मुड़ जा रही हैं। जो मुड़ जा रही हैं जितना इनके बीच, मतलब जो अगर सीधे गई होती ये चीज, ठीक है ना, अगर सीधे गई होती तो ऐसा होता, मुड़ने के पश्चात कुछ ऐसे हो जा रही हैं, तो इनके बीच जो ये गैपिंग हो जा रही है, इस गैपिंग का नाम होता है पार्श्विक विस्थापन। इसकी चर्चा इसके पहले हुआ है, ठीक ना। इसका नाम होगा पार्श्विक, ठीक ना, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और जो ये पार्श्विक विस्थापन होता है, इस पार्श्विक विस्थापन को अगर आप निकालना चाहते हैं कितना पार्ट है, तो अगर हम मान ले विस्थापन मान लेते हैं हम d है, इस विस्थापन को अगर d माने या यस माने, ये शिफ्टिंग है, इतना इतना शिफ्ट हो गया, यहाँ से जाना चाहिए था यहाँ आ गया, इतना जो शिफ्ट हो गया, इस शिफ्टिंग को अगर आप निकालते हो तो इस शिफ्टिंग का वैल्यू आता है n, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर आएगा n नहीं आएगा, यहाँ पर लिखोगे आप t का मतलब जो यहाँ पर स्लैब लिया गया है, जो क्रिस्टल यहाँ पर लिया गया ग्लास का, इसकी जो चौड़ाई होगी, ये वाला पोर्शन जो इसकी चौड़ाई होगी, उसे t 1 माइनस 1/n होता है, ठीक ना। इस फार्मूले से आप शिफ्टिंग निकालते हो, यस इक्वल टू क्या है, t इंटू 1 माइनस 1/n, ये इतना शिफ्टिंग होगा, ठीक ना। इससे आप इसकी शिफ्टिंग निकाल सकते हो, कितना ये शिफ्ट हो गया अपने इनिशियल पास से, कितना नीचे शिफ्ट हो गया, कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, वो चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक ना। पर एक बात उसी फार्मूले से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर ऐसा हो, ये जो स्लैब लिया जा रहा है, ये जो स्लैब लिया जा रहा है, अगर स्लैब को थोड़ा पतला लिया जाए, ठीक ना, ये जो इतना लिया गया, अगर से और पतला आप लेते हो तो पतला लेने पर t का मान कम होगा, पतला लेने पर जो चौड़ाई ये चीज आप देख रहे हो, अगर इसका मान कम हो जाए और छोटा लिया जाए, इसकी चौड़ाई को कम कर दिया जाए, वास्तव में ये वाला पोर्शन है t, अगर इस चीज को आप कम रख लेते हो, अगर इसको आप कम रखते हो तो कम रखने पर t का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और t का मान कम रखने से पूरा जो रिजल्ट आने वाला, मतलब 1 माइनस 1/n से जो मल्टीप्लाई होने वाला फैक्टर है वो कम होगा। इसका मतलब शिफ्टिंग क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी।
जब शिफ्टिंग कम आ जाएगी, क्योंकि ये वाला चीज घट गया है, और शिफ्टिंग कम आने से मतलब जो रेज ये है ऐसे गई है, जो शिफ्ट होकर निकल रही ऐसे जो जा रही थी, वो थोड़ा और पास से गुजरेगी, थोड़ा और पास से गुजरेगी। इसी प्रकार से अगर हम टी को बहुत कम कर लें, इस वाले पोर्शन को बहुत कम कर लें, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन बहुत कम कर लें, मतलब टी हम टेंस टू 0 रख लेते हैं, मतलब टी जो है 0 की ओर अग्रसर कर लेते हैं, मतलब टी बहुत छोटा कर लेते हैं। अगर टी बहुत छोटा कर लेंगे, इस केस में यस शिफ्ट होने लगेगा किसकी ओर, 0 की ओर, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी, और बहुत छोटी क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं बढ़ जाता है। तो यस भी बहुत छोटा होगा, तो यस मतलब शिफ्टिंग भी टेंस टू 0 हो जाएगा, वो भी 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, अप्रोच करने लगेगा, उसी को वो भी बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। इस केस में जब इस चौड़ाई को आप कम कर लोगे, टी को कम कर लोगे, उस केस में लगभग जो आपतित किरण होगी ऐसे जो गई है, और जो यहाँ से अपोजिट किरण लास्ट में निकल रही है, जिसे आप निर्गत भी बोल सकते हो, वो लगभग उनके बीच सेपरेशन जो होता है वो बहुत कम का हो जाता है, सेपरेशन बहुत कम का हो जाता है। तो आप मान सकते हो अब प्रकाश की किरणें जो है सीधे निकल जा रही हैं। अब प्रकाश किरणें कैसे निकल जा रही हैं, सीधे निकल जा रही हैं। ऐसा कब हो रहा है, जब इसकी चौड़ाई कम हो जा रही है। और अगर चौड़ाई को आप कम करोगे, इस चीज को आप कम करोगे, चौड़ाई जैसे जैसे कम होती जाएगी तो ये लेंस पतला होता जाएगा, ये लेंस क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। चौड़ाई को आप कम करो, लेंस पतला हो जाएगा, और जब लेंस पतला हो जाएगा तभी ये फार्मूला वैलिड हो पा रहा है। तभी हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होगा जहां से प्रकाश किरणें गुजरेंगी और अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएंगी, ठीक ना, अपवर्तन के पश्चात तो सीधे निकल जाएंगी, वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। पर वो चीज हम कब बोलेंगे, पतले लेंस के लिए बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पतले लेंस के लिए उस चीज को बोलेंगे। पतले लेंस में क्या होगी, लेंस की मोटाई बहुत कम होगी, लेंस की मोटाई जो होगी बहुत कम होगी, और ऐसे में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में शिफ्टिंग जो होती है, जो कि यहाँ से निकाली जाती है, वो चीज बहुत कम आएगा। यानी इसमें क्या है, प्रथम माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या बोल सकते हो सापेक्ष अपवर्तनांक है 1 - 1/n यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, जब पतला लेंस होगा तो पतला लेंस दर्शाएंगे कैसे, पतला लेंस दर्शाने के लिए यही ये पोर्शन, मतलब ये चीज बहुत पतला हो जाएगा। जब ये चीज बहुत पतला हो जाएगा, इस प्रकार से आप पतला लेंस दर्शाओगे, इसी प्रकार से आप पतला लेंस दर्शाओगे। ऐसा भी होता है कहीं कहीं आप न्यूमेरिकल में, इसी अपने सिलेबस में ही देखोगे, पतले लेंस को दर्शाने के लिए ये एक पाई केवल प्रयोग किए होंगे, ऐसे या फिर ऐसे। ये भी एक लेंस को दर्शाएगा, चाहे एक पाई इसमें खींच दिया गया उत्तल में या फिर अवतल, बता दिया गया ये उत्तल लेंस को दर्शा रहा है, या बता दिया गया अवतल लेंस को दर्शा रहा है। पर आपको कैसे पता चलेगा, अगर केवल कहा दिया कि एक लेंस है तो कैसे आप क्लियर कर पाओगे उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो साथ ही साथ आपको फोकस दूरी भी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, फोकस दूरी। अगर वो फोकस दूरी पॉजिटिव इंडिकेट की गई होगी तो समझ जाना कि ये जो लेंस है ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, कैसा है, कॉन्वेक्स है। और अगर ऐसा नहीं है, ये चीज आपको फोकस दूरी जो दी गई है, फोकल लेंथ जो दी गई है, अगर वो निगेटिव दे रखी है, अगर वो निगेटिव दे रखी है, तो आपको एक बात ये भी समझ लेना होगा, इसका मतलब ये जो लेंस है ये कैसा है, कॉनकेव है। लेंस कैसा होगा, कॉनकेव होगा। अब इतना तो संबंधित जो बिंदु है ये तो प्रकाशिक केंद्र से, इतना पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये सब प्रकाशिक केंद्र से संबंधित बिंदु है। अभी प्रकाशिक केंद्र समाप्त नहीं हुआ, थोड़ा और इसको समझते हैं। एक पॉइंट और इसमें क्लियर कर लो, वो ये है कि जैसे ये हो गया लेंस, ये हो गए लेंस के दोनों पृष्ठ, ये पहले पृष्ठ का पोल हो गया, दूसरे पृष्ठ का पोल हो गया। जो पहला पृष्ठ है इसकी जो वक्रता त्रिज्या उसको मैंने मान लिया R1, यहाँ पर इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा। दूसरा पृष्ठ जो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, C यहाँ पर होगा। तो पहले की वक्रता त्रिज्या जो होगी R1 हो गई है, दूसरे की क्या हो गई है, R2 हो गई है, ठीक ना, दूसरे क्या हो गई है, R2 हो गई है। प्रकाशिक केंद्र यहाँ कहीं पर होगा। याद रख लो कि पोजीशन जो होता है ऑप्टिकल सेंटर की वो किस पर डिपेंड करता है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो, द पोजीशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। जो लेंस होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्याएं होती हैं
उस पर कौन डिपेंड करता है? ऑप्टिकल सेंटर डिपेंड कर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर की पोजीशन जो होती है उस पर डिपेंड करती है। एक बात और, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से दोनों पोल जो होते हैं उनकी जो दूरी होगी CP1 और CP2, CP1 और CP2, इनके जो दूरियों का रेशियो रिजल्ट आता है वह रेशियो उतना ही होता है जितना कि उनके वक्रता त्रिज्याओं का होता है, जितना कि उनके वक्रता त्रिज्याओं का होता है। मतलब कि ये दूरी और ये दूरी, इनका जो रेशियो आएगा वो वही होगा जो R1 और R2 का होता है, R1/R2, ठीक ना, ये चीज होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना, CP1/CP2 बराबर R1/R2, CP1/CP2 बराबर R1/R2, जहाँ से क्या है? प्रकाशिक केंद्र हो गया। अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी, मतलब जो पहला पृष्ठ है इसकी भी वक्रता त्रिज्या और जो दूसरा पृष्ठ है उसकी भी वक्रता त्रिज्या दोनों इक्वल हैं, और दोनों मान लीजिए किसके इक्वल हैं? R के इक्वल हैं। और जब R के इक्वल होंगे तो R/R कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उस केस में आप लिख सकते हो CP1/CP2 इक्वल टू 1 आएगा, मतलब हम इसको यहाँ भेज दें तो CP2 यहाँ आ जाएगा। जब CP2 यहाँ पर आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेखा ऐसे है, यहाँ पर P1 हो गया, यहाँ पर P2 हो गया, उसके एकदम बीचों बीच क्या पड़ेगा? C पड़ेगा। बीचों बीच क्या पड़ेगा? C पड़ेगा। मतलब ये हुआ अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी तो प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन इस एकदम इन दोनों के बीचों बीच पड़ेगा। मतलब कि CP1 और CP2 जो होंगी इस प्रकाशिक केंद्र से बराबर दूरी पर तब होंगे। मतलब इस यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मतलब कि ये जो C होगा प्रकाशिक केंद्र जो होगा P1 और P2 का क्या होगा? मिडिल पॉइंट होगा, ठीक ना, मिडिल पॉइंट होगा। पर कब ऐसा होगा? जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, तभी ये केस बन पाएगा, अदरवाइज ये केस नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब एक चीज और इसमें समझते हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र होता है इसकी पोजीशन किस लेंस में कहाँ होती है, किस लेंस में इसकी पोजीशन कहाँ होती है। तो मैंने आपको बताया था कि द्वि उत्तल लेंस हो, द्वि उत्तल लेंस हो या फिर द्वि अवतल लेंस हो, द्वि उत्तल लेंस हो या फिर द्वि अवतल लेंस हो, इन दोनों केस में प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन जो होती है कहाँ होती है? इनसाइड होती है। मतलब कि जो लेंस होगा उसमें अंदर में होगा, मतलब जैसे यहाँ पर दर्शाएगा वैसे उत्तल वाले में भी यहाँ पर होगा। हाँ, अवतल उत्तल दोनों में इस प्रकार से इनसाइड होगा। अगर समतल उत्तल होता है, समतल उत्तल होता है या फिर समतल अवतल होता है या फिर क्या होगा? समतल अवतल होगा, तो इस केस में प्रकाशिक केंद्र क्या हो, कहाँ पर होगा? ऑन दी सरफेस होगा। ऑन दी सरफेस मतलब कि पृष्ठ पर होगा, ऑन दी सरफेस होगा मतलब पृष्ठ पर हो जाएगा। और तीसरा केस जो इसमें समझना है कि अगर वो अवतल उत्तल होगा, अवतल उत्तल होगा या फिर उत्तल अवतल होगा, उत्तल अवतल होगा, तो इन दोनों केस में जो प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन होगी क्या होगी? आउटसाइड होगी, आउटसाइड ऑफ द लेंस, ठीक ना। लेंस के कहाँ पर होगी? बाहर होगी। प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन कहाँ पर होगी? लेंस के बाहर होगी। तो इन तीनों बात को अगर हम कंपाइल करें तो बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर में बी इनसाइड ऑफ द लेंस, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस। तीनों स्थान में से कहीं भी प्रकाशिक केंद्र की पोजीशन हो सकती है। अब ये चीज जो निकल करके आया है वो किस बेसिस पर आया है, कहाँ से आया है? वो फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, यहीं से निकल कर आया है। एक बात और, अगर पृष्ठ समतल होगा तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को आप हमेशा क्या समझोगे? इनफाइनाइट समझोगे। जो समतल पृष्ठ होगा उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। रीजन क्या है? रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि अनंत क्यों होती है। लेकिन अनंत का मतलब बहुत बड़ी होगी। कारण क्या है? थोड़ा इसका लॉजिक भी समझ लीजिए। मैं यहाँ पर लॉजिक अब लिख रहा हूँ, उस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करना। कि जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक लेंस बना रहा हूँ, ये ऐसे लिया गया एक पृष्ठ, एक ही पृष्ठ दर्शा रहा हूँ, तो इसमें कर्वेचर है, मतलब मोड़ है, ठीक ना। जब कर्वेचर, तो इसको अगर आप गोल करोगे, इसका कंप्लीट करोगे तो एक सर्किल बनेगा,
और इस सर्किल का एक रेडियस होगा, ये इसका रेडियस हो गया, यही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अगर मैं इसमें कर्वेचर को कम कर दूं, कर्वेचर कम कर दूं, तो इससे जो सर्किल अब बनने वाला या जो गोला अब बनने वाला वो थोड़ा बड़ा बन गया, तो रेडियस बढ़ गई। कर्वेचर को और कम कर दूं, अब जो गोला बनेगा वो और बड़ा बनेगा, रेडियस और बढ़ जाएगा, रेडियस क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो जो समतल पृष्ठ हो जाएगा, जब समतल सपाट हो जाएगा, सीधा सीधा सपाट बन जाएगा, तो उसकी रेडियस बहुत बड़ी हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब कि वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। उसे आप क्या बोलो, बहुत बड़ी क्या होने का मतलब क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो एक बात मैंने आपको बताया था कि वक्रता जो होती है, वक्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती चलती है, वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती चलती है। वक्रता जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती चलती है। तो अगर उसके पास वक्रता नहीं है, तो पृष्ठ समतल है, तो पृष्ठ समतल है मतलब वक्रता नहीं है। अगर वक्रता नहीं है इसका मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इसको हटाओ, वक्रता का मतलब जीरो कर दो, वक्रता नहीं मतलब वक्रता जीरो हो गई। समानुपातिक सिंबल हटाओगे, कांस्टेंट सपोज करिए आ गया, बटे क्या आ गया, वक्रता त्रिज्या आ गई है। तो अगर वक्रता त्रिज्या आप निकालते हो, आर निकालते हो, तो के बाई जीरो हो जाएगा। तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो बराबर इनफाइनाइट, समथिंग डिवाइड बाई जीरो बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब यही हो गया, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये मैंने आपको लॉजिक विधि